हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ट्राइब। हम इस वीडियो में जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के पास डीएसी का सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ये डीयू वाले बच्चों के लिए है। डीयू वाले बच्चों के पास किसी भी सेमेस्टर में है जो कि जिनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट है, उनका सिलेबस सेम ही है। तो आप देख सकते हो अगर आप डीयू से हो। ओके। तो और हाँ, अगर आपको क्या कहते हैं ये नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो भी लिंक वगैरह होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस नोट्स के लिए बस आपको डीएम करना होगा। फिर वहाँ पे जो भी मतलब क्यूआर कोड वगैरह होगा मैं सेंड करूँगी। फिर आपको उसके स्क्रीनशॉट वगैरह पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके देना पड़ेगा और फिर आई सेंड यू दी नोट्स। नोट्स की प्राइसिंग काफ़ी मिनिमम रखी गई है। ओके, सो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है वो हमारा है बेसिक्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट। हम इसमें समझेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट वगैरह किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या इन्वॉल्व हैं, प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व हैं हमारे इंडिया में, इंडिया के ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर्मुलेट किए जाते हैं ताकि जो भी हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। इसमें जो अथॉरिटी इन्वॉल्व होती हैं वो मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इशू की जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू की जाती है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका मेन गोल क्या है, ताकि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया से, उनको रेगुलेट किया जाए, प्रमोट किया जाए। इंसेंटिव्स वगैरह हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा कर सकें। और किसी भी तरीके के जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह हो गए, सब्सिडीज़ हो गए, उनको वो ले सकें। ये मेक श्योर करता है कि जो भी गुड्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं वो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड को, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अंडर डिफाइंड है, सेट किया गया है, उनको मीट कर सके। जो करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का मतलब फोकस है वो ये है कि जितने भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो एक तरीके से एग्जॉस्टेड ना फील करें एक्सपोर्ट के टाइम पे। उन वो इंकरेज्ड हों कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करना है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट करना, और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना कि वो भी एक्सपोर्ट को कर सकें। अब देखेंगे कि कुछ की फ़ीचर्स है जैसे कि ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स। इस स्कीम के अंडर ये मतलब अलाउड किया जाता है कि अगर हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज़, तो मतलब उन पे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह एक्सपोर्ट के टाइम पे ना करना पड़े, ना पे करना पड़े। ये ऐसा कर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना अपने हमारे एक्सपोर्टर्स को, ताकि किसी भी तरीके का उनको अगर ऐसा लग रहा हो कि उनकी कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है तो वो ना बढ़े। कुछ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरह ट्रीट किए जाते, अरे मतलब उनको एक एक तरीके से रिकॉग्निशन मिल गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो उनके लिए ये है कि जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको रिलैक्स किया जाए, जो ट्रेड रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ पाएँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम इन इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंडिया में किस तरीके से सिस्टम्स हैं, क्या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, कुछ तरीके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में। ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी मतलब गुड्स हम एक अपने कंट्री से दूसरी कंट्री किसी फॉरेन कंट्रीज़ में बेच रहे हैं तो हो जाता है एक्सपोर्ट। उसका ही उल्टा इंपोर्ट होता है, अगर हम कोई भी गुड्स सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ तो वो हो जाता है इंपोर्ट्स।
इसमें जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि मतलब ओवरसी करती हैं सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ को, वो ये हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कस्टम्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों रेगुलेटरी बॉडीज़ ओवरसी करती है कि सारे जो भी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अच्छे से हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रही हैं, कोई भी वायोलेशन ऑफ रूल नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जो कि एज अ प्रूफ होता है कि एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, वो है इनवॉइसेस हो गया, बिल्स ऑफ लेडिंग हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। जो पेमेंट का मेथड होता है वो बैंक्स के थ्रू होता है, और थ्रू लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है, या फिर किसी भी तरीके का जो एडवांस पेमेंट वगैरह हो गया उसके थ्रू होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का मतलब क्या रोल है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स वगैरह का। तो जब हमारे यहाँ का कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी एक मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, क्योंकि हमारे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो हमें कुछ पैसे भी तो मिल रहे हैं, कुछ रिजर्व्स भी तो मिल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, तो हमारे यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज़ होता है। और फिर हम इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हेल्प से कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, जो कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है, उनको हम बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं वो ये है कि जो भी शिपिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। जो इस टाइम का हमारा कस्टम्स प्रोसीजर वगैरह है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाता है, जैसे कि कोई अदर डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह है, वो एक सिंप्लीफाई है और वो उनका बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे कंट्री के हिसाब से, तो कंपटीशन बढ़ाता है। For example, Indian exporters often face delays due to port congestion or documentation errors. डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि प्लेस तो हो रहे हैं विद इन इंडिया, लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है कि वो एक्सपोर्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ बेनिफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि कोई भी गुड्स है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, वो सप्लाई कर रही है किसी दूसरे कंपनी या को किसी दूसरे यूनिट को जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि वो उसका पर्पज़ है कि वो जो भी गुड्स को ले रहा है वो आगे एक्सपोर्ट करेगा, तो हम उस इस सप्लाई को मानेंगे। ये दोनों हो तो रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन हम इसको मानेंगे कि ये एक्सपोर्ट है। किसी भी तरीके का मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह है जो कि फ़ंड किया जा रहा है इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड ट्रेड वगैरह हो गया, तो वो सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अगर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड करिए मटेरियल्स वगैरह, तो इनको हम मानेंगे कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं। हो तो रहे हैं इंडिया में, लेकिन मान लेंगे कि एक्सपोर्ट है। बेनिफिट ये हो इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जो भी एक्सपोर्टर है जो कि इंडिया का है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट का रिकॉग्निशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्लेम कर सकता है टैक्स रिफंड, आईटीसी वगैरह। अरे सॉरी, क्या कहते हैं, हाँ, आईटीसी क्लेम कर सकता है, और ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह है वो क्लेम कर सकता है। हेल्प करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में मतलब हेल्प हो सके। लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो ये गवर्न होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के थ्रू और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के थ्रू। ये एक एग्जांपल है, अ स्टील मैन्युफैक्चरर इन इंडिया सप्लाइज स्टील टू अ कंपनी बिल्डिंग अ पावर प्लांट अंडर a UN funded project. The steel supplier gets export benefits even though the steel doesn't leave India. अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है एक्सपोर्ट का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमारी बढ़ जाती है तो हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो हमारी इंडियन रुपीज़ हैं वो स्टेबलाइज रहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन, जैसे जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये इन सारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक तरीके से सेल हो रही है। अगर सेल हो रही है तो पैसा हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है, उसको सेल कर पा रही है अपने क्वांटिटीज़ को, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा
क्या कहते हैं स्ट्रांग हो रही है। अब हम देखते हैं ग्लोबली क्या है इसका वो है। अगर इंडिया इंडिया मतलब कोई भी गुड एक्सपोर्ट कर रहा है और वो गुड एक तरीके से अच्छा गुड साबित हो रहा है, स्टैंडर्ड जो भी सेट किया गया है इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा उनको मीट कर पा रहा है, तो इंडिया की जो रेपुटेशन है वो एक मतलब इन्हांस होगी। ये ग्लोबल प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे बेनिफिट है, स्ट्रेंथन करेगी जो भी इंडिया की रिलेशनशिप्स हैं अदर कंट्रीज से, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह इंक्रीज़ होगा, सही होगा। 2024 के हिसाब से जो इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 776 बिलियन डॉलर हुआ है, जो कि एक मतलब हमारे जीडीपी के ग्रोथ रेट में एक अच्छा सा पार्ट है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड हो रहे हैं। अगर मान लो कोई जो भी फॉरेन कंट्री है वो नहीं खरीद रहा, मतलब एक नॉर्मली वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमसे गुड्स खरीद रहा था, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उसके वो बंद कर दे खरीदना क्योंकि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पा रहा हो, तो हमें एक इकोनॉमिक डाउन टर्न्स देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी इन द यूएस कैन इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स। अब देखते हैं सेकेंड मतलब नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि किस जो भी प्रोसीजर्स प्रोसेस इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर देखेंगे मतलब कहते हैं। एक्सपोर्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं? एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में मतलब कि जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट के टाइम पे हो, तो एक्सपोर्ट अगर करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि डिमांड क्या हो रही है फॉरेन मार्केट की, जो बायर है वो किस गुड्स की तरफ झुक रहा है, हम क्या कौन सी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम उसके हिसाब से उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैक करते हैं, फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का होता है उसको अरेंज करते हैं। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे हमें जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे गुड्स एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो हमें कुछ कस्टम्स वगैरह पेमेंट करनी पड़ते हैं बाहर इंडिया से निकल रहे हैं उस टाइम भी, और जब डेस्टिनेशन कंट्री जिस भी कंट्री से जो बायर है वो बिलोंग करता है उसमें उस केस में भी पेमेंट वगैरह किस तरीके से रिसीव करना है, मतलब बैंक ट्रांसफ़र कराना है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें मेक श्योर करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स एक तरीके से, हम इसको और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। इंपोर्ट ऑपरेशंस के टाइम पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सप्लायर्स, मतलब कोई भी मान लो गुड्स हमें इंपोर्ट करना है तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हम बेस्ट सप्लायर से कर पाएँ, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस्ट सप्लायर क्या कौन सा है। फिर हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे, जो भी पेमेंट वगैरह करना होगा थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट हम उसे करेंगे। कस्टम्स जो भी पे करना होगा ऑन द इम्पोर्ट, टैरिफ वगैरह जो भी पे करना होगा उसको हम पे करेंगे। ट्रांसपोर्ट फिर फाइनली गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, हम मतलब हमारे पास जो भी इम्पोर्टर होगा उसके पास। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस्ड है। फिर देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक्सपोर्ट शिपमेंट फ्रॉम इंडिया में। ये वही है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे एक कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है, एक पर्सन एक्सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले उसको रजिस्टर होना चाहिए एज अ लीगल एंटिटी। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोर्ट होना चाहिए कि ताकि ये उसको एक रिकॉग्निशन मिल पाए बिज़नेस को कि वो एक लीगल एंटिटी है और वो कर सकता है एक्सपोर्ट शिपमेंट अब इंडिया से। ये जो कोड है वो मिल रहा होता है डायरेक्टरेट जनरल फॉर ऑफ फॉरेन ट्रेड से। एक्सपोर्ट करना है तो हम अच्छे से मार्केट रिसर्च भी करेंगे, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं बायर के बायर क्या चाहता है, उसकी क्या वांट्स हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इनके थ्रू हम बायर्स के मतलब क्या कहते हैं बायर्स के नीड्स को समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो कि एज अ प्रूफ साबित होते हैं कि एक्सपोर्ट हुआ है, जैसे कि कमर्शियल इन्वॉइसेस, पैकिंग लिस्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, इन सारे को प्रिपेयर करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कि बताता है कि जो भी गुड्स है वो उसका ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है,
तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन है मेन, मेन ये क्या कहते हैं, इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। ताकि बात सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसलिए भी मतलब मैंडेटरी है क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर है वो बाद में बेनिफिट वगैरह ले सकता है। अ, जो भी इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स, जो ख़रीद रहा है वो बेनिफिट ले सकता है टीसी वगैरह का। जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे। इसमें ये होता है कि कभी कभी जो एक्सपोर्टर होता है वो इंटरमीडियरी को हायर करता है, जिसको हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। वो हेल्प करता है कि सेलर्स, सप्लायर से बायर तक गुड्स को पहुंचाने में। मोड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड हम चूज़ करेंगे कि सी रूट से करना है या एयर रूट से करना है, लैंड रूट से करना है, अपने कॉस्ट और अर्जेंसी के बेसिस पे। जो भी कस्टम्स वगैरह पे करना होगा एक्सपोर्ट पे, उन सारी चीज़ों को हम एज़ पर द कस्टम्स लॉ 1962 से के अकॉर्डिंग हम उस सारे नीड्स को, सारे जो भी कंप्लाइंसेस होंगे उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। पेमेंट मतलब सिक्योर करना पड़ेगा, किस कौन से मेथड से हमको, थ्रू द एडवांस पेमेंट या लेटर ऑफ क्रेडिट, किससे हमें पेमेंट को रिसीव करना है। लेकिन ये जो कुछ भी है वो फेमा के अंडर जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, उन सारों को, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करना होना चाहिए। देखते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर में क्या क्या प्रोसेसिंग है। ठीक है, ऑर्डर रिसिप्ट। सबसे पहले रिसीव अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम द फॉरेन बायर स्पेसिफाई। जो फॉरेन बायर होता है वो हमें ऑर्डर रिसिप्ट देता है, मतलब बताता है कि उनको कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी क्या चाहिए, प्राइस और डिलीवरी टर्म्स वगैरह डिसाइड होता है। अगर गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है तो उसको हम पैकेजिंग वगैरह करेंगे। अगर प्रोड्यूस्ड नहीं है तो मैन्युफैक्चर वगैरह करेंगे एज़ पर दी बायर्स क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, गुड्स को पैकेज करना ताकि वो किसी भी तरीके से डैमेज वगैरह ना एक्सपीरियंस करे। वो लेबलिंग करना, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम लिखना, ब्रांडिंग करना, क्वांटिटी को मेंशन करना, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना, मतलब उसमें मेंशन करना। जो भी शिपिंग वगैरह, जैसे जिस तरीके से भी शिपिंग हो रही है, मतलब मान लो कि अगर फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू हो रही है, किसी भी इंटरमीडियरी के थ्रू हो रही है, तो उसको हमको गुड्स को हैंड ओवर करना पड़ेगा। फिर ट्रैकिंग डिटेल्स बायर को, मतलब लिंक वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो अपने गुड्स को ट्रैक कर सके। फिर फॉलो अप, मतलब लास्ट में जो स्टेप है हम ये देखें कि जो भी विद इन टाइम लिमिट बायर से इंश्योर करें कि क्या गुड्स रिसीव हो गया या नहीं, और किसी भी तरीके का डैमेज वगैरह या डिलेज़ वगैरह तो एड्रेस, मतलब इशू इन डैमेज्ड गुड्स और डिलेज़ का इशू तो उनको फेस नहीं करना पड़ा। तो हम देखते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में सबसे पहले फॉरेन ट्रेड के अंदर, गेटिंग स्टार्टेड इन फॉरेन ट्रेड, सबसे पहले एक बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस होगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ है, तो उसके अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जैसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वो टैक्स को कलेक्ट कर सके, पे कर सके। IEC एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड्स जो कि इशू किया जाता है DGFT के थ्रू, उनको मतलब रिसीव कर सकें। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बार बार हो रही हैं ना। बैंक अकाउंट वगैरह, मतलब बिज़नेस को करने के लिए करेंट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट को ओपन कराया जाए और उसको ऑथराइज्ड, मतलब बैंक, जो भी बैंक अकाउंट खुलेगा वो एक ऑथराइज्ड बैंक से होना चाहिए। वो हैंडल करता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के टाइम पे जो भी पेमेंट्स वगैरह रिसीव हो रही है, ये इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, और इंपोर्ट्स के टाइम पे इसी अकाउंट से डेबिट भी होते हैं। रेगुलेशंस क्या क्या मतलब है, फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992, कस्टम्स एक्ट है 1962, टैरिफ एक्ट है 1975। ये सारे जो भी लॉज हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड हैं। लाइसेंसेज एंड परमिट्स, कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे कि केमिकल्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम इन सारे लाइसेंसेस को अवेल करें पहले।
टैक्सेशन जो भी हमें मतलब जीएसटी वगैरह पे करना है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में और आईटीसी वगैरह क्लेम करना है तो हम क्लेम कर सकते हैं अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो। अगर इसके अलावा हमें कुछ नहीं है, ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गई। हम देखते हैं इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस सेट किए गए हैं जो कि एक स्टैंडर्ड इन नेचर है और इसको सेट किया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक एक्सपोर्टर्स की, क्या कॉस्ट और रिस्क बियर कर सकता है एक बायर और सेलर इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे। तो इसमें ये है कि कुछ एक्स वर्क्स मतलब EXW है, कुछ सेलर्स मिक्स गुड अवेलेबल एट द प्रेमाइसेस। जो भी सेलर है अगर गुड को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर करे कि वो गुड उसके प्रेमाइसेस पे अवेलेबल, उसकी जगह पे अवेलेबल है। और बायर हैंडल करता है जो भी कॉस्ट रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन कोई बायर ने कोई गुड्स इंपोर्ट कराने की सोचा, लेकिन उसको वो ऐसा गुड्स है, बहुत सेंसिटिव गुड्स है, मतलब शायद डैमेज हो सकता है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीज़ों को बायर को हैंडल करना पड़ता है। फ्री ऑन बोर्ड, सेलर पेज अंटिल गुड्स आर लोडेड ऑन दी शिप। सेलर मतलब जब गुड्स लोड हो वगैरह हो जाता है उसके बाद ही पेमेंट वगैरह करता है और बायर को बाद में टैक्स अंटिल द गुड, मतलब सेलर जब तक अगर नहीं हुआ है मतलब शिपमेंट के पहले ही उसको करना पड़ता है जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, लेकिन बायर को बाद में करना होता है। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वगैरह जो कुछ भी कॉस्टिंग आ रही है इंश्योरेंस का जो भी आ रहा है वो सब कुछ सेलर पे करता है, शिपिंग इंश्योरेंस, ताकि उसकी जो गुड्स हैं वो सही से बायर के जगह पे पहुंच जाएं। डिलीवर्ड एट प्लेस, सेलर डिलीवर्स गुड्स एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन, बायर्स हैंडल्स इंपोर्ट ड्यूटीज़। सेलर फाइनली मतलब सारी चीज़ें एज़ पर दी अच्छे से मतलब कर देता है, लोकेशन पे पहुंचा देता है थ्रू जो भी इंटरमीडियरी वगैरह इन्वॉल्व है उनके थ्रू, कोई जो डिलीवर्ड कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वगैरह है उसके थ्रू। उसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह होता है वो हैंडल किया जाता है बायर के थ्रू, क्योंकि बायर अपने कंट्री के हिसाब से जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह होंगे वो देख लेगा। ये इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स वगैरह के इम्पोर्टेंस ये क्लैरिफाई करते हैं कि कौन शिपिंग इंश्योरेंस और कस्टम्स को देख रहा है, किसके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ताकि ये रिड्यूस कर सके किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स वगैरह को। अब देखेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक तरीके से सर्टिफिकेट है, वो इसमें बताता है कि नेशनैलिटी क्या है प्रोडक्ट की, कहाँ से गुड्स बना हुआ है, कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। डिसाइड किया, यूज़ टू डिसाइड इफ़ प्रोडक्ट क्वालिफाइज, ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लो कि गुड्स क्वालिफाई करता है कि नहीं, डिसक्वालीफाई अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, द डॉक्यूमेंट प्रूविंग द प्रोडक्ट ओरिजिन इशूड बाय चैम्बर्स ऑफ, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि प्रूव करता है प्रोडक्ट की ओरिजिन को, और ये इशू किया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू। ये सारी चीज़ें देख लिया। प्रोसेस क्या है आप इसका अप्लाई करने के लिए, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए, एजेंसीज़ हैं उसके लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमको इनसे ही ये सर्टिफिकेट मिलता है। फिर हम सबमिट करते हैं सारे डिटेल्स, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस वगैरह क्या है, उसकी इनवॉइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रूफ क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सब कुछ ये हेल्प करता है ताकि हम जो भी आईटीसी वगैरह है, मतलब एक तरीके से प्रूफ की तरह हेल्पफुल का है कि जो भी बेनिफिट्स टैरिफ्स रिडक्शन वगैरह है वो हम क्लेम कर सकें, हम इंश्योर कर सकें कि जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, क्या वो एक्सपोर्ट कर रही है वो सारे रेगुलेशंस को मीट कर रही है जो भी सेट किया गया है एज अ स्टैंडर्ड। So that's all for this video. We'll be continuing unit 2 from the next video. And also अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकती है आपके पेपर के लिए तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो। और क्या कहते हैं, हाँ, अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक डीएम कर सकते हो, और उसके बाद मैं
आपको क्या कहते हैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस।